ताहिर और आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं मुजरिम कौन। और इस वक्त मैं आपको जिस इलाके में नज़र आ रही हूँ वो सिविल लाइन का इलाका है और काफ़ी माशाल्लाह डेवलप इलाका है। आप देख रहे होंगे कि मेरे चारों तरफ बड़े खूबसूरत से फ्लैट बने हुए हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त हम जिस फैमिली की स्टोरी को कवर करने आए वो काफ़ी अच्छी फैमिली है और माशाल्लाह खाती पीती फैमिली है। अक्सर हम देखते हैं कि हम जिस फैमिली को कवर कर रहे होते हैं, हम मिडल लोग होते हैं या उससे भी ज़्यादा नीचे वाले लोग होते हैं, और हम कहते हैं कि वहाँ क्राइम का रेशो शायद बहुत ज़्यादा है। और ज़्यादा होने की वजूहत ये होती है कि जी शायद पैसे की तंगी होती है, आपस में कुछ ऐसी वजूहत होती है, हमें लगता है कि जी पैसा नहीं है, तालीम नहीं है, जिसकी वजह से ऐसे क्राइम होते रहते हैं। लेकिन इस वक्त मैं जिस फैमिली की कहानी आपके सामने लेकर आ रही हूँ, कहानी कुछ ऐसी है कि हम शुरू करते हैं एक शादी से, एक हंसते खेलते घर से, एक ऐसे घर से जहाँ पर एक शख्स की शादी 5 साल पहले होती है और उसका नाम है पारस खूबसूरत मर्द जो एक शादी के बंधन में बंधा हुआ भी था और उसकी शादी के बाद एक खूबसूरत सी बेटी भी है। लेकिन आखिर ऐसी वजूहत क्या हुई कि वो शादी अब शादी नहीं रही, क्योंकि अब वो शख्स इस दुनिया में नहीं है। हम लोग कहते हैं कि जी दुनिया में जब कोई नहीं है तो शायद मर्डर हो गया हो, किसी ने उसको मार दिया हो, ख़ानदानी दुश्मनियाँ हो गई हो, ऐसा बहुत सी वजूहत आपके जहन में आ रही होंगी। लेकिन यहाँ पे जो असल कहानी है वो जुड़ी है उसकी औरत से, उसकी शरीक हयात से, उसकी बीवी से। यहाँ पे जब मैं वो कहानी सुन रही थी तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे थे कि हम लोग अजीब टेंशन में आ गए थे कि जो शादी का रिश्ता होता है बड़ा खूबसूरत रिश्ता होता है और उसको कहते हैं कि अल्लाह ताला ने ये सबसे प्यारा, मजबूत और कमज़ोर रिश्ता बनाया। लेकिन इस रिश्ते को एक औरत ने किस तरीके से ख़राब किया, कैसे उसने प्लानिंग की। 5 साल तक वो पारस के साथ भी रही, हंसी खुशी रही, साथ उसने बच्ची भी पैदा की, बच्ची भी अब वो इस फैमिली के पास है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस औरत ने अपने ही शौहर को अपने घर वालों के साथ, अपने कज़न के साथ मिलकर उसका मर्डर करा दिया। तो पूरी फैमिली इस वक्त एक मुश्किल में है, एक तकलीफ़ में है कि वो अपने जवान 30-32 साल के भाई को देख चुकी है जो मर चुका है। खैर बाकी की स्टोरी ज़रा मैं अंदर जाके कवर करूँगी, लेकिन आज की स्टोरी है कि एक बीवी ने अपने शौहर को किस तरीके से मरवा दिया। तो चलिए जाके देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ से मैं आपको उस घर की तरफ लेके जाऊँगी जहाँ चंद अरसे पहले बड़ी खुशियाँ होती होंगी, लेकिन इस वक्त उस घर में मातम है। किस तरह से प्लानिंग की गई मर्डर की, वो तमाम स्टोरी आज मुजरिम कौन के प्रोग्राम में आप देखेंगे मेरे साथ। जी जान से जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वक्त वो जो मैं आपको कहानी दिखाने जा रही हूँ एक क़यामत वाली कहानी है। लेकिन उस कहानी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि आज का जो एपिसोड है इस हवाले से आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम लोग कभी कभी जज नहीं कर पाते कि आपके घर आने वाली जो लड़की है या लड़का है वो बेसिकली है कैसा। क्योंकि जब आप किसी भी रिश्ते में आते हो ना, मियाँ बीवी बनते हो या कोई भी वालिदैन आपके रिश्ते कर रहे होते हैं, तो माँ बाप की सबसे ज़्यादा ख्वाहिश होती है कि आपके लिए बेहतरीन लड़का या लड़की चूज़ की जाए। और माँ या बाप कभी भी नहीं चाहते कि आपके घर में जो भी लड़की आए वो ऐसी हो कि वो आपकी खुशियों को खा जाए, या बेटा ऐसा हो जो दामाद बनने के बाद आप लोगों से मिले नहीं, आपके साथ बस सलूक। यहाँ पे जो पारस की कहानी जो मेरे बैक पे आपको पिक्चर नज़र आ रही है, उस पारस की नज़र आ रही है जो इस वक्त अल्लाह इसकी मग़फ़िरत करे और उसकी पूरी फैमिली मेरे साथ मौजूद है। किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ, वो कहानी अभी नहीं खोलेंगे, लेकिन यहाँ पे किस तरह से शादी हुई, कितने चाहों से इन लोगों ने रिश्ता किया, वहाँ सब चीज़ों का स्टार्ट मैं यहाँ से करती हूँ। आज का स्पेशल प्रोग्राम मुजरिम कौन का आप उसमें देखेंगे कि एक फैमिली किस तरीके से अपने भाई को उन्होंने खो भी दिया और घर में बैठी हुई औरत से पता ही नहीं चला कि जी उसने ये सब कुछ कराया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाह सलमान है और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ काफ़ी चैनल्स पे किस तरह हमारे भाई का मर्डर हो गया और किसी ने भी नहीं सोचा था। जब हमने शादी की भाई की तो एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था घर का, सब कुछ सही चल रहा था। मुझे पहले तुम ये बताओ, जब शादी कितने साल पहले हुई? 5-5.5 साल पहले। 5.5 साल पहले। उस वक्त आप और भी छोटे होंगे माशाल्लाह। खुशियाँ कैसी थी घर में? आपके मेरे साथ अभी आपकी बहनें भी बैठी थी, इनका भी नाम मैं बताना चाहती हूँ। आपका नाम? मेरा नाम सहर शाह है, मैं पारस शाह की बहन हूँ। और पारस से छोटी हैं दोनों? छोटी हूँ बिल्कुल, और ये बड़ी हैं, मैं छोटी। अच्छा, आपका नाम? सॉरी, मेरा नाम सनम है और मैं उससे बड़ी हूँ। जब उसकी शादी हम लोगों ने की है तो हम लोगों ने सही मानों में जूते घसा दिए। पहले भाई की शादी थी? जी बिल्कुल। घर में पहली खुशी थी? हमारे पैर सूज गए थे शॉपिंग्स कर करके, उसके लिए हर चीज़ सेलेक्ट करना, और पहली खुशी हमारे घर की थी वो हमारे भाई की शादी।
अच्छा अभी अभी नहीं, अच्छा मेरे बराबर में वो वालदा बैठी है जिनसे हम बात नहीं करेंगे, उनकी आंखें अभी भी भरी हुई हैं। माँ से बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे कि इस वक्त अभी भी उनकी आंखें भरी हुई हैं। और हमने स्टार्ट वहाँ से किया है कि किस तरीके से ये शादी हुई। तो मुझे आप में से कौन बताएगा ये लड़की किसने मुंतखब की थी शादी के लिए? मेरे बाबा ने मुंतखब की थी और वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी उनकी। अच्छा। तो उनका ये था ख्याल के बाबा के दोस्त की बेटी बाबा थी? के दोस्त की बेटी थी, वो फैन थे बाबा के बेसिकली। अच्छा। और हमने यही सोचा कि शरीफ लड़की है, अच्छी फैमिली है, हमें नहीं ज़्यादा पता था, यहाँ मालूमात नहीं की हमने, तो उस टाइम तो कुछ भी पता नहीं था। इतनी खुशियों में भी हम इतने बता रही है कि पैर सूज गए थे शॉपिंगों में, आप लोगों ने इतने टाइम लगाया हमने तैयारियों इतने में। दिल से डांसेस की प्रैक्टिस की उसकी शादी पे, बहुत खुश थे हम सब, पूरी फैमिली। अच्छा। और हमें कहीं से भी अंदाजा नहीं हुआ कि आगे चल के क्या होने वाला है। पारस के हवाले से आपको बताऊं कि वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर था, 16 स्केल में उसकी जॉब थी। अच्छा माशाल्लाह, वो मतलब 16 उसमें था और एजुकेशन डिपार्टमेंट था, ठीक है। इसके अलावा वो एंकर पर्सन भी था, वो इस पे रेडियो पे ब्रॉडकास्टिंग करता था, बिल्कुल प्रोग्राम्स किया करता था। जी आरजे था। ओह बिल्कुल। एक्चुअली ये जो पूरी फैमिली है ना, मैं यहाँ थोड़ा बताना चाहूँगी, इनकी बहन भी काम करती हैं, मीडिया से रिलेटेड हैं। इसके अलावा यहाँ पे पेंटिंग्स भी इंतहा पड़ी हैं, जहाँ पर कौन पेंटिंग का काम करता है, वो अंदर जो है वो करती है ना? नहीं, मैं करती आप हूँ। करते हो? हाँ। तो मैं जब आई तो मैंने कहा कौन करता है, तो उन्होंने बताया ये बहुत ही खूबसूरत सी पेंटिंग्स बनाती हैं और मुख्तलिफ जगहों पर गैलरी में लगाती हैं। तो पूरा जो घर है ना, बड़ा कहते हैं खूबसूरत सुथरा सी फैमिली है, पढ़ी लिखी फैमिली है। लेकिन इस पे क़यामत कैसे टूटी है वो ज़रा मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। और शादी फिर बड़े प्रॉपरली हुई। हैदराबाद गए थे ब्याह कर जी, हैदराबाद में हमने शादी की थी। अच्छा। फैमिली के हवाले से लड़की का नाम तो बताओ जरा। फरजाना नाम है उसका। फरजाना। फैमिली के हवाले से आपको बताऊं कि मेरे बाबा का एक कंट्रीब्यूशन रहा है पाकिस्तान के लिए। वो राइटर हैं, मैं मुसव्विर हूँ, आर्टिस्ट हूँ, मेरी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड आर्टिस्ट हूँ, अवार्ड विनर फैमिली है हमारी। मेरी दूसरी बहन जो है वो पेट्रोलियम इंजीनियर, पाकिस्तान की पहली फीमेल पेट्रोलियम इंजीनियर है। तो हम सब पढ़े लिखे, और एक उस दिन भी ऐसा ही था कि वो अवार्ड उसको मिला था। मेरी बहन जो सदफ है यूएसए में वो थी, उसको अवार्ड मिला था। तो हम वो सेलिब्रेट करना चाह रहे थे। तो हम लोग यहाँ पे सब अम्मी के घर जमा होते थे जब सेलिब्रेशंस वगैरह करनी होती थी। तो हम इसका वेट ही कर रहे थे पारस का उस दिन। लेकिन जब शादी हुई, जब फरजाना से शादी कराई गई, जब आपने कहा रिश्ता हो गया, तो आप लोगों को वैसे पता था बाज़ाहिर वो लोग अच्छे लोग नजर आते थे? बाज़ाहिर हाँ, उनका जो परसोना था, तो नहीं होगा। हाँ, परसोना जो था उसके हिसाब से तो वो हमें सफेद पोश लोग ही नजर आ रहे थे। कितने बहन भाई थे वो 7 बहन भाई हैं आई गेस। वो कौन से नंबर पे? वो 8 हैं। अच्छा। और वो चौथे नंबर पे। 5 भाई 3 बहनें, ये चौथे नंबर पे थी। तो शादी माशाल्लाह फाइनली बहुत अच्छे तरीके से हुई, हल्ला गुल्ला, बड़े तुम लोगों ने भंगड़े डाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमें हमारे पैर सूज गए थे शॉपिंग करके, डांस करके। छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं और शादी फिलहाल कहते हो चुकी थी बड़े अच्छे तरीके से। और अच्छी बात यहाँ लगी कि लड़के वाले अक्सर होता है जी हमें सामान चाहिए, जहेज चाहिए, लेकिन अब मैंने देखा ज़माना वाकई थोड़ा चेंज इस हवाले से हो गया कि अब वो लोग नहीं लेते और वो बेटियों पे बोझ नहीं डालते। ये अच्छे होने की निशानियां है, क्योंकि जिसने बेटी दे दी उसने सब दे दिया, लेकिन बेटी अगर जो देता है तो क्या वो कुछ ऐसा भी करता है? ये कहानी थोड़ा हम आगे ब्रेक के बाद खोलेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ आपके सामने। और मैंने कहा कि अभी स्टोरी यहाँ तक पहुँची कि शादी बहुत अच्छे तरीके से हो गई। और यहाँ अंकल जी की बात बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने उनका साथ भी दिया, उनको पैसे भी दिए, और उसके बाद शादी तरीके से चलती भी रही। उनने भी बड़े भंगड़े शंगड़े डाले होंगे, छोटे थे, जाहिर से उस एज में तो बंदा और ज़्यादा जज्बाती होता है, बंदा कहता है। आपसे कह रही हैं, लेकिन एक चीज़ पे मैं रोशनी डालता चलूँ। जब पहले हम भाई के लिए रिश्ता देख रहे थे, उनकी पहले वो जैसे सिस्टर ने बताया कि वो एज आरजे काम करते थे रेडियो मिट्टी पर। 5 साल उन्होंने काम किया वहाँ पर, अपना एक नाम बनाया। उसके बाद जब भाई को गवर्नमेंट जॉब मिली तो हम सब ने भाई के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। तो कई जगहों पर रिश्ते देखे, तो एक मेरे वालिद साहब के बहुत क्लासमेट भी कह सकते हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं, सैयद सिकंदर शाह। हम उनके घर पे गए थे। वो इस टाइम पे एडवोकेट हैं बदीन डिस्ट्रिक्ट में। तो हम पहले उनके घर पे गए थे रिश्ता लेने के लिए। जब वहाँ पर पहुँचे हम तो वहाँ पर ये जो सैंकुला नबी शाह है, ये बैठे हुए थे। नहीं, इन्होंने बाबा को कॉल की कि तुम बदीन आए हो तो ये अच्छी बात नहीं है, आप मेरे घर पे नहीं आए, कहीं और गए हो। तो मुझे बहुत हर्ट हुआ इस बात से। तो मेरे बाबा ने कहा कि कोई बात नहीं, हम वापस में आते चक्कर लगा लेंगे। और इनका जो है बाबा से जो कांटेक्ट था वो रेडियो पाकिस्तान के जरिए था। और ज़िंदगी के 40 साल मेरे वालिद साहब ने रेडियो पाकिस्तान को डेडिकेट कर दिया, वहाँ पे काम किया। तो उसके बाद बाबा के फ़ैन भी थे, और फ़ैन का जो रिश्ता था वो बहुत सारी जगहों पर बाबा से मिलने के बाद दोस्ती में बदल गया।
तो उन्होंने इनवाइट किया हमें घर पे। हम ऑलरेडी बदीन के अंदर थे, तो विद फैमिली हम उसके घर पे गए। तो साईं गुलाम नबी शाह ने सबसे पहले तो एक्टिंग करते हुए ये कहा कि मैं अपना, तुम अगर मुझसे अपना सर मांगो तो मैं मैं अपना दे दूंगा। सर दे दूंगा। बेटी क्या चीज़ है, तुम कहीं और जा रहे हो तो बुरी बात नहीं, मेरे घर भी तो बेटियां हैं, तो मैं अपनी बेटी, आपकी गोद में डालता हूँ। अच्छा, मैं अपनी बेटी सारी बेटियां आपकी गोद में डालता हूँ, तो ये जो है आप कर लें। उसके बाद पहले क्योंकि आपने डिस्कस किया होगा कि हम रिश्ता ढूंढ रहे हैं भाई का। जी। सही सही, ठीक है। उसके बाद जब रिश्ता उन्होंने गोद में डाल दी बेटी, और हमने भाई से पूछा कि वालिद साहब और ये सबका ये डिसीजन है, आप क्या कहते हो? उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि अरेंज मैरिज थी टोटली। मैरिज थी। उसके बाद यह बातें चलती रही शादी की। इस बीच में साईं गुलाम नबी शाह हैदराबाद आए। मेरे वालिद साहब हैदराबाद में होते हैं रेडियो पाकिस्तान के हवाले से, तो वहाँ पर वो आए। उन्होंने वालिद साहब को कहा कि हम फिनेंशियली बहुत पुअर फैमिलीज़ हैं, बहुत गरीब हैं, तो फिनेंशियली हम अफोर्ड नहीं कर सकते, शादी का खर्चा अचानक हो गया, तो आप हमारी थोड़ी माली मदद कर दें। तो मेरे वालिद साहब ने पहले 1,40,000 रुपये दिए थे उनको, सही, ताकि खाने वाने की जो भी चीजें जी कर बिल्कुल, वो अपनी तरफ से देख लें। लड़की वाले हैं, शॉपिंग भी करनी होगी शायद, ऐसा कुछ। अब 2017 की बात है, तो उस टाइम पे इतनी महंगाई नहीं थी। महंगाई नहीं थी, सही बात है। कोरोना से पहले वाकई इतना कुछ अजाब नहीं था, ठीक है। तो उसके बाद 1,40,000 पहले दिए थे। उसके बाद 20,000 बाबा ने मुझे बैंक से निकाल के दिए थे, जो मैंने इनके अकाउंट में ट्रांसफर किए ठीक थे। है। तो 1,60,000 पहले हम दे चुके थे। इस बात में कोई ऐसा नहीं है। उसके बाद भी कितने ही साल भाई इनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते रहे। जब गवर्नमेंट ऑफिसर से शादी हो जाती है तो सही बात, अल्लाह ने दिया था तो फर्क नहीं पड़ता, चलो कोई बात नहीं, चीजें होती नहीं। तो शादी बहुत धूमधाम तरीके से हो गई। हैदराबाद में मारवी लॉन में हमने शादी की थी, और कमिश्नर से लेके सेक्रेटरी तक बहुत, क्योंकि आप लोग अपना प्रोफाइल बहुत अच्छा है, तो सारे ही अच्छे लोग आएंगे। अच्छा जी, यहाँ से कहानी जरा और आगे। अब मुझे थोड़ा ये बताओ कि शादी में झोल आना कहाँ से शुरू हुआ? मतलब मुझे तुम बताओ, तुम कितने अरसे बाद फुप्पी बनी, कब जाके खुशी घर में आई? उस टाइम शायद और 1 साल तुम्हारा हुआ रिश्ता कैसा था? फरजाना, फरजाना नाम है ना उसका रिश्ता? हाँ, उसके साथ रिश्ता कैसा था? बहुत अच्छा था। हम सेलिब्रेशंस करते थे। इवन मेरे पास हर सेलिब्रेशन की वो एडिटेड वीडियोस हैं, ये एडिट करता मेरी था। तरह से मुझे बड़ा शौक है कि भाभी के साथ वीडियो वो और घूमने चीजें वाली, हम लोग बाहर आउटिंग करते थे। जो ड्रेसेस, जिस डिजाइनर के ड्रेसेस इवन हम पहनते थे, वो उसी डिजाइनर के ड्रेसेस उसको अम्मी बनवा के देती थी। तो हम हर जगह पे साथ जाते थे, घूमते इसी घर में आई थी outing करते थे। बिल्कुल, वो यहीं पे आई थी। अच्छा। और हम बहुत घूमे फिरे, बर्थडेज हम सेलिब्रेट करते रहे। और छोटी जब हुई 1 साल के बाद हुई थी। अच्छा, 1 साल बाद हुई है? हाँ बिल्कुल। और वो तो हमने इतनी गोद भराई की, इतना हम खुश थे। जैसे गोद भराई की जो पहली खुशी होती है ना घर की, बहुत स्पेशल होती है। स्पेशल थी। हाँ, भाई भाभी को, बच्चे के लिए सारी शॉपिंग हम लोगों ने ही की, क्योंकि जब पता चलता है कि घर में नया मेहमान आने वाला है तो खुशी अलग ही हो जाती है। और स्पेशली भाई का बेटा या बेटी हो तो जिंदगी में लगता है खुशियां बढ़ जाती है। माँ बाप कहते हैं ना, ये तो ये और ज्यादा कहते हैं यंग हो जाती होंगे, हाय मेरे बेटे का बच्चा आने वाला है। बिल्कुल, बहुत। और इवन अम्मी भाभी को कभी किसी कितने साल तक वो यहाँ रही तुम लोगों के साथ? तकरीबन 5 साल यहीं रही। 5 साल? 5 साल तक रही। मतलब बेटी 1 साल बाद हो गई, बेटी भी बड़ी होती गई। बिल्कुल, उसकी एडमिशन यहाँ पे स्कूल में है, और उसकी सारी एजुकेशन हम लोग ही देख रहे थे। क्योंकि घर में कभी कोई नाचाकी हुई हो, कभी कोई तुम लोगों ने उसके मूड स्विंग देखे हो? हाँ, बिल्कुल। कभी फील हुआ हो कि यार अब कुछ अरसे बाद उसमें चेंजिंग आ रही है? क्योंकि उसमें ये चेंज था कि वो थोड़ी इमोशनल थी, और टाइम पे आपको कुछ भी बोल देती थी, रोने शुरू हो जाती थी, लड़ लेती थी। लेकिन हम उसको ना बच्चों की तरह रखते थे कि भाई चलो, इसको अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है चीज़ों की, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझ जाएंगी। हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। मतलब तुम लोग आपस से, क्योंकि वो भी छोटी थी, आप लोग भी छोटे छोटे से, तो मिक्स मिलजुल के। हाँ बिल्कुल। किसी और अगर तरह कभी भाई की और भाभी की किसी बात पे तकरार हो तो वो ये होती थी कि बेटी का ख्याल रखो या उसका करो, वो हर उनको ये जगह पे होता उसको होगा ले जाता था। अच्छा, तुम लोग इतने सारे लोग हैं, तुम तो बेटी को तुम लोग ही संभाल लेते होगे? हाँ, मतलब बिल्कुल, यहाँ वो पे shopping अम्मी पे है, कहीं तुम भी लोग जाते थे हो, तो हमारे पास ही हैं? छोड़ जाते। मतलब उसको तो फिक्र ही नहीं होती होगी कि मुझे बच्ची पालनी, सिर्फ रात को सुलाती होगी, मेरे ख्याल से सुलाने का ही काम करती होगी। तुम सुलाती थी? हाँ बिल्कुल, मेरे पास ही वो रहती है। असल में वो गाँव भी जाते थे ना, जब तलहार जाते थे, वहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो कशफ को, वो छोटी को यहीं पे छोड़ के जाते थे अम्मी के पास अक्सर। इसकी बेटी का नाम है, हाँ बिल्कुल, वो यहीं पे छोड़ के जाते थे अम्मी के पास। अक्सर उसकी स्कूल की वजह से कि उसका स्कूल डिस्टर्ब ना हो, इस वजह से वो पारस उसका बहुत ज़्यादा, ही वॉज अ वेरी वेरी केयरिंग फादर, बहुत ज़्यादा। वो स्कूल जाती थी तो बाहर बैठा रहता था, वो डिस्टर्ब ना हो। शुरू शुरू में तो वो रोती थी स्कूल जाते हुए, तो वो बाहर बैठा रहता था। वो इतना ज़्यादा केयरिंग फादर था, और हम सब उस पर हंसते थे कि मदर इतनी केयरिंग नहीं है, तुम इतनी ज़्यादा केयरिंग हो। और
इतने ज़्यादा, कभी किसी चीज़ के लिए कशिफ जिद करती थी, एक चप्पल के लिए वो 10 लेके आता था। और कौन सी तुम्हें पसंद है, क्या पसंद है, उसके तो सारे जो पे थी, जो चीज़ें, सब उसी पे ही खर्चा होता था। लड़ाई हुई, किसी बात पे लड़ाई हुई, हाँ, लड़ाई होती रहती थी। मियाँ बीवी अक्सर नहीं बताते माँ बाप को, बहन भाइयों को पर्सनल रखते हैं। कभी ऐसी बात तुम्हारे कानों में आई हो कि भाई ने कोई ऐसी बात बोली हो कि बीवी की कोई चीज़ नोट की हो जो तुम लोगों तक देर से पहुंची हो? अच्छा, काफ़ी दफ़ा इनके झगड़े होते थे, कुछ तो नॉर्मल घर में होते थे, लेकिन रीज़न जो ससुराली थे पारस के वो थे। गुलाम नबी शाह जो हैं वो बज़ाहिर तो एक सफ़ेद पोश इंसान है, लेकिन उनका बेटा दीदार शाह जो है वो भी इस मर्डर में मुलविस है। और उस टाइम क्या होता था, पारस को ब्लैकमेल करते थे, कैसे मोबाइल लेके दो, कभी बाइक लेके दो, कभी कुछ और चीज़ लेके दो। अगर वो मना कर दे तो फिर उस बात पे यहाँ मूड बनाती होगी कि चीज़ नहीं मिली, मेरे घर में मसला हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही था। मंथली मतलब वो उनकी हेल्प आउट करता रहता था, उनको राशन दिलवाना है, पैसे भेजने हैं। कोई जैसे उन लोगों की ब्लैकमेलिंग ये थी कि कोई भी बात तो अपनी बेटी को बोलते थे, इससे पैसे इससे लेके दो। मंथली वो उन लोगों की हेल्प करता रहता था, जैसे राशन दिलवाना है, पैसे देना। तुम्हारे घर में वो लोग कितने कितने देर से बाद आते थे, फैमिली आती थी ईद त्योहार पे? बहुत कम, क्योंकि भाई उसको खुद ही मिलाने के लिए ले जाता था। अच्छा। हाँ, और अगर वो यहाँ आ जाए तो वो उनको पूरा खर्चा देता था, वापस जाने का, गाड़ी करवा के देना, टैक्सी वैक्सी जो, क्योंकि वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए वो खुद ले जाता था। बहुत ख्याल करता था। उनकी बहनों के साथ उन लोगों की बॉन्डिंग थी उनकी वहाँ पे? नहीं थी। उनकी फैमिली के साथ हमारा इतना आना जाना नहीं था, सिर्फ उनके घर में ही था, बस उनके घर में था। शादी के बाद कुछ अरसे बाद वो बॉन्डिंग जो थी, जो नजर आ रही थी, जिन्होंने कहा था हम बेटियां सारी तुम पे कुर्बान करते हैं, वो कुर्बानी वाला सिस्टम खत्म हो गया था, क्योंकि उन्होंने एक बेटी कुर्बान करने के लिए फेंक दी थी, लेकिन वो आप लोगों से उन्होंने ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। कुर्बान तो हमें किया। हाँ, वही ना। पारस का जो ब्रदर इन लॉ था, उसका साला जो था दीदार, जो कत्ल में मुलविस निकला है, उसने पारस को टॉर्चर करना शुरू कर दिया कि हम लोग अपनी बेटी वापस ले लेंगे, हमें ये चीज़ दिलवाओ, हम इसकी खुला करवा के दूसरी जगह शादी कर देंगे। यानी उसको वो ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाता था, क्योंकि वो एक पढ़ा लिखा बंदा था, उसके लिए ये चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती थी। उसकी मिसेज जो है वो अपने घर वालों को नहीं कहती? जी बिल्कुल, वो अपने घर वालों के साथ मिलकर उसको टॉर्चर ही करती रहती थी। अच्छा, वो भी करती थी? जी। और इनमें ऐसे इस बात पे ही झगड़ा रहता था, तो पारस अक्सर कोशिश करके उनको ना वो चीज़ें दिला देता था। हाँ, ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो। और फिर वो बाबा से, हमारे फादर से शिकायत करता था कि बाबा मेरे साथ ये हो रहा है, आप इनको समझाएं। आपके अब्बू पूछ सकते हैं इस वक्त कहाँ है? हैदराबाद में होते हैं बाबा वहाँ पे, क्योंकि रेडियो उनका वहाँ पे, तो उनको रेडियो से बहुत इश्क है, इसलिए वो ज़्यादातर वहीं रहते हैं। उनकी दूसरी फैमिली है, वो उनके साथ हैदराबाद में। अच्छा, चले जी, यही बात आ जाती है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने आपको दिखानी है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे मसले हैं, लेकिन उन मसलों को हम कर भी सकते हैं, लेकिन कभी कभी चीज़ें ऐसी उलझ जाती हैं कि कोई आपके साथ रहने वाला अगर आपका दुश्मन बन जाए, आपके साथ रहना ना चाहे, तो उसको हम बांध के आपके साथ रख नहीं सकते। और हम बस ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह बुरा वक्त किसी पे ऐसा ना है, जिस तरह इन फैमिली पे अभी कुछ देर बाद मैं वो स्टोरी ओपन करूंगी और किस तरह से मर्डर हुआ वो बताऊंगी। खैर, इस हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, जब ब्रेक से आएंगे तो मजीद आपसे बात। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ मुजरिम कौन के साथ। किसी का जवान बेटा मर जाए या बुजुर्ग बंदा मर जाए, कोई भी मर जाए, जिसको मार दिया जाए उसको हम भूल नहीं सकते, क्योंकि मर्डर तो एक ऐसी चीज़ है कि आपकी नस्लें याद रखती है कि हमारे साथ ये ज़्यादती हो गई थी। हम यहाँ से ज़रा स्टार्ट करते हैं कि कब जाके फील हुआ कि थोड़ा सा घोटाला होना शुरू हो गया, आपकी भाभी की कुछ हरकतें आपको फील होना शुरू हुई कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं? बिल्कुल फील हुई। रिसेंटली जब इसका मर्डर जो है नवंबर में हुआ है, सितंबर में इनका झगड़ा हुआ था, और उससे पहले क्या हुआ था कि पारस अचानक से घर आया था और वो बहुत बीमार था। तो अम्मी को अचानक से उसने ये कहा कि मुझे उन्होंने कुछ खाने के लिए दे दिया था। क्या करते थे, इसके जो साले होते थे इसको कुछ खाने के लिए देके फिर पैसे चुराया करते थे, इस तरह की चीज़ें करते थे। तो उस टाइम ये वहाँ पे हैदराबाद में अकेला था। घर इसने इसलिए लिया था कि आउटबैक कर सके। घर था इसका? बिल्कुल, हैदराबाद में इसने रेंट पे घर इसलिए लिया था कि मीरपुर से जॉब के लिए आना जाना इजी रहता था। उसको कुछ ही टाइम हुआ था, इसके ससुर ने ही कहा था कि आप करीब घर लो, तो उसने इसलिए वहाँ बदीन के करीब घर ले लिया था किराए पे। कराची फिर थोड़ा दूर पड़ता था इसलिए, तो वहाँ पे उसने ले तो लिया, लेकिन फिर वहाँ पे पहली बार इस तरह से हुआ कि उसको यहाँ पे वो अचानक से आया और उसने अम्मी को कहा कि मुझे इन्होंने कुछ दे दिया था खाने के लिए। तो हमें उस टाइम इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था कि इतना सीरियस हो सकता है या वाकई इन्होंने कुछ इस तरह से इंटेंशनली किया है। तो हम उस टाइम तो शक नहीं कर पाए, लेकिन हाँ इनके झगड़े होते रहते थे। फिर सितंबर के एंड में, अक्टूबर के स्टार्ट में इसके जो ससुर हैं गुलाम नबी शाह, वो अपनी फैमिली के साथ हमारे घर आए थे। सही। और उनका ये था कि हमारी बेटी को तलाक दे दो। अच्छा, चाह रहे थे तो छोड़ दो, छुड़वा दो। वो असल में ब्लैकमेल करने के लिए ही कर रहे थे। उनको पता था पारस बहुत रिलीजियस और रिस्पेक्टेबल पर्सन था, तो वो इस तरह से करेगा नहीं।
ठीक है। तो वो सिर्फ उनके एक टैक्टिक्स हुआ करते थे। तो रीज़न ये था कि पारस का जो घर था हैदराबाद में, वो जब लॉक था तो वहाँ पे उसका साला लड़कियों को लेके आता था। पारस इस बात पे एतराज़ करता था कि मेरे घर में मेरी बच्ची का घर है, वहाँ पे किसी और को आप मतलब ना वो ले आओ। प्रॉपर्टी उसकी थी और वहाँ पे उसका साला। बिल्कुल हाँ, अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ पे अपनी फ्रेंड्स को लाता था। तो पारस इस बात पे उसने एतराज़ किया, तो इस बात पे इनका झगड़ा हो गया कि आप अपनी बेटी तो रखो, वो हमारी दे किसके दो पास वापस। थी? वो घर उसकी बेगम के पास थी? हाँ, ताला थी? तोड़ के उसने वो रहने लगा था वहाँ पे। बिल्कुल अच्छा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही था। मतलब जब पारस यहाँ पे कराची आया हुआ था 12 दिन के लिए ईद पे, अच्छा, तो पीछे हालात ऐसे हो गए कि बारिशें वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही ठीक थी, है। तो इस वजह से वो लोग वहाँ गए। उसका जो दीदार शाह था वो वहाँ गया, उसने ताला तोड़ा, ताला तोड़ के वो अपनी किसी फ्रेंड को वहाँ ले गया था। पड़ोसियों ने पारस को इस चीज़ की वीडियो सेंड की कि आपके घर में कोई आया हुआ है और ये चीज़ है। तो उस चीज़ पे पारस ने उसको बोला था कि मेरी बेटी का घर है, तुम ये चीज़ें मेरे घर पे मत किया करो। उस बात में ना लेके दीदार साले के और आपस में इनकी लड़ाई भी हुई, तकरार हो गई। इस पे उन्होंने दीदार ने पारस को मारने की धमकी भी दी थी। अच्छा हाँ बिल्कुल, उसके इस तरह से इनके अच्छा, जब ये झगड़े चीज़ें हो हुई चुके थी और वो वहाँ पे वो औरतें लेके जाता था, वो वीडियो दिखाई, उसके बाद भी उसकी बीवी का रिएक्शन अच्छा नहीं था। उसने अपने मियाँ को सपोर्ट नहीं की, अपनी फैमिली को सपोर्ट की। हाँ बिल्कुल, उसने कहा कि मैं घर जा रही हूँ। फिर इनका मैंने और सनम ने हम दोनों साथ बैठे, हमने कि फैमिली की बेटी बात हो गई की, है, हाँ, मत करो इस नहीं तरह। करो, झगड़ा नहीं करो। उनकी फैमिली से हमने बात की और बस फिर वो हमने कोशिश की कि ये टल जाए मामला, इनकी डाइवोर्स ना हो इस तरह से। और पारस ने एक दो बार बाबा से इस बात का इजहार भी किया था कि वो इसके साथ सही रवैया नहीं रखती है, तो वो डाइवोर्स करना चाह रहा था। लेकिन बाबा फिर एक असूल पसंद इंसान है, उनका ये अंदाजा नहीं था कि आगे चल के क्या होने वाला है, बच्ची पे असर पड़ता। तो इस लिहाज से पारस बहुत कॉन्शियस था कि ये थोड़ी बड़ी हो जाए, बहुत कॉन्शियस था इस मामले में। तो इस वजह से वो फिर रोक दिया तो फिर उसका चेहरा जो इस तरह से यहाँ से कहानी को खोलते हैं, मुझे ज़रा आप बताओ असल ये जो इंसिडेंट कब हुआ, कैसे हुआ, कैसे वहाँ तक वो गया और कैसे आपके भाई का मर्डर? जी, पहले तो मैं इस बात पर रोशनी डालना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारे भाई के ससुराली हैं, उनमें से जो दीदार शाह था, उस पर वहाँ के मुख्तलिफ़ थानों में बहुत सारी एनसीज FIR दर्ज हैं। वो इस वजह से, क्योंकि पहली उसने जो शादी की वो भी किसी लड़की को भगा कर की। अच्छा जी, उसका केस बना था उसके ऊपर। फिर हमारी वहाँ पे रिस्पेक्ट है, सैयद फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो पीरी मुरीदी वाला टाइप होता है वहाँ पर। तो उन्होंने बहुत बार बाबा की हेल्प ली और भाई की हेल्प ली। उसके बाद एक और औरत को भगाया उसने, उसको भी भगा कर इसने रखा अपने घर में, तो उसके ऊपर केस बन गया। वो लोग तो उसको जान से मारने के लिए इसके पीछे पड़ गए थे। तो पारस भाई ने बहुत सारे सोर्सेज लगाकर इसकी जान बचाई। इवन कोर्ट रूम में भी इसके साथ खड़ा होता था। तो बहुत सारी चीज़ें, और हज़रत अली का फरमान है कि किसी पे एहसान करो तो उसके शर से बचो। तो यही वाली बात पारस भाई के साथ भी हुई। जब पारस भाई ने हैदराबाद में घर लिया था रेंट पर, तो हम गए थे, हमने अपने बड़े शौक़ से घर को पूरा डेकोरेट किया भाई के लिए। तो वहाँ पर जो भाई का साला दीदार शाह, उसकी मुझसे दोस्ती थी, क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि इवन बाबा को भी 2-3 बार बोल चुके थे कि हमारी दूसरी जो बेटी घर में बैठी हुई है मरियम, उसकी शादी सलमान से करा देंगे। तो इस बात पे भी फैमिली में डिस्कशन चल रहा था इस चीज़ का भी कि शादी होगी कल परसों इसकी, बस हमने नाम कर दिया। वो छेड़छाड़ में भी कर रहे होते हैं, मैंने तेरी शादी भी अपने वही करानी है, तू सही हो जाएगा। उसको भी हमने तुम्हारी गोद में डाला हुआ है, बाबा की गोद में डाला हुआ, जैसे बड़ी भाभी को डाला हुआ था। तो ये सब चीज़ें चल रही थी वहाँ पर। तो ये काफ़ी क्लोज़ था दीदार मुझसे, और इसने मुझे अपनी लव स्टोरी तक बताई। उसने बताया कि यार अब एक औरत है जो ऑलरेडी मैरिड है और वो हैदराबाद में रहती है सनी CNG के पीछे कहीं पे, और मैं चाहता हूँ उसकी खुला कराना। तो मैंने कहा यार देखें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो अपने हस्बैंड के साथ सीरियस नहीं होगी तो तुम्हारे साथ भी नहीं होगी, तो ये चीज़ें नहीं करो। तो वो कहने लगा नहीं यार, उसने मुझे मोटर बाइक लेके दी है अपने, उस पे खर्चे करते थे। हाँ जी, रिंग वगैरह बेचकर अपनी सोने की, और उसने मुझे सपोर्ट किया है बहुत सारी चीज़ों में। तो मुझे इतना कंफर्म है कि वो सीरियस है, इस दौर में कोई किसी को पैसे नहीं देता। तो मैं उसकी खुला कराऊंगा और ख़ुद शादी करूंगा। मैंने कहा यार ऑलरेडी तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, थोड़ा सा शर्म कर लो। तो ये बातें चलती रहती थी। तो उसके बाद रिसेंटली जब अभी सिस्टर ने बताया कि वो भाई की गैर मौजूदगी में भाई का घर यूज़ करता था, ये चीज़ का भाई का जो पता चला, भाई ने फ़ोन करके 3 बार इसको वॉर्न भी किया था मेरे सामने कि यार ये चीज़ें नहीं करो तुम, ठीक है। और जब भाई यहाँ कराची में होते थे, पीछे वो ताला तक तोड़ देता था। और उसके पास एक ऐसा टैलेंट है कि वो इस तरह से ताले खोलता है, किसी अच्छे भले बंदे को पता नहीं चलता कि उसने ताला खोला है, ताला बंद भी कर दिया, किसी को पता नहीं चलता। चलो, जब ये हुआ और ये जब हमारे भाई वहाँ तक पहुँचे, किस रात क्या हुआ, कौन सी डेट थी, मुझे थोड़ा सा बताओ
ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे? अच्छा, हमारी सिस्टर जो है सदफ, उसको अवार्ड मिला था यूएसए में, हम सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ जमा हुए थे सब। ठीक है। तो हम सब आ गए, हम वेट कर रहे थे पारस का कि ये आ जाएगा। इसने अम्मी से बात की थी, लास्ट कॉल भी इसने अम्मी को ही की थी। अच्छा। 5 नवंबर को। तो मैं आ रहा हूँ, और सिस्टर से भी इसने बात की थी कि मैं आ रहा हूँ और मेरे गिफ्ट्स किसी और को नहीं देना, मैं खुद आके लूँगा तुमसे। इसने फरमाइश करके सिस्टर से चीज़ें मंगवाई थी। ठीक है। तो हम लोग वेट कर रहे थे, और उस टाइम मेरा एक प्रोग्राम था पीटीवी पे, मैं करके वो घर आई थी। तो मुझे अचानक अम्मी का पता चला, क्योंकि अम्मी बहुत डिप्रेस हो गई थी ना, 2 दिन से उससे बात नहीं हो पा रही, उसका नंबर बंद है, हर जगह उसको ढूंढ रहे हैं। फिर सलमान ने उसको ढूंढना शुरू किया कि वो ऑफिस में होगा। 2 दिन से नंबर ही ऑफ था? नंबर बंद था उसका, बिल्कुल वो इसका नंबर बंद था। कुछ कहना चाह रही हो, क्या बोल रही हो? जैसे 5 तारीख को उसकी अम्मी से बात हुई, लेकिन उसने कहा कल मैं आ जाऊंगा इतवार को, लेकिन अगले दिन वो नहीं आया। ठीक है। जब वो नहीं आया तो अम्मी परेशान हुई। उससे अगले अम्मी ने वेट किया, हो सकता है शाम तक आ जाए, फिर अगला दिन हो गया, वो नहीं आया, तो अम्मी बहुत परेशान हुई कि कोई दिन ऐसा नहीं होता था कि वो अम्मी से बात ना करे। तो अम्मी ने ना भाई को कहा कि पता करो, तो पता किया, लेकिन हमें ज़्यादा पता नहीं चला। पीर का दिन गुजरा, मंगल वाले दिन अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान थी। इसने उसके ऑफिस फ़ोन किया, सन सेक्रेटरीट फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा मंडे भी नहीं आया, आज भी नहीं आया। 2 दिन, मतलब वो उससे 2 दिन हमारा रब्ता हुआ। तो इस बात पे हम लोग परेशान हुए। इसने छोटे भाई जो हमारे स्टेप ब्रदर्स हैं उनको भेजा कि जाके देखो घर पे तो नहीं है कहीं। तो उन्होंने कहा कि कल तो मैंने आया था। तो वो गए, तो उन्होंने जाके देखा तो दरवाजे पे ताला लगा था। तो अच्छा, बाहर से ताला लगा था। तो उन्होंने कहा घर पे तो कोई भी नहीं है, पड़ोसी बता रहे हैं कि वो लोग 4-5 दिन से घर पे नहीं है। तो भाभी को वो मेके छोड़ के आया हुआ था। अच्छा। दरवाजे पे ताला लगा था, अब कुछ पता नहीं। तो किसी ने फिर इसने कहा कि ताला तोड़ दो घर जाके। पता नहीं क्यों इसको ऐसा बेचैनी हुई। बेचैनी सी थी। अम्मी परेशान कर रही थी घर पे कि कुछ करो, मेरे बेटे को ढूंढ के लाओ। उसके नंबर बंद, हम लोग सारे फ़ोन करें, उसके नंबर बंद। तो भाई ने ना उनसे कहा कि मैं जिम्मेदार हूँ, अगर वो कुछ बोलेगा तुम लोग ताला तोड़ दो। ठीक है। हम लोग जैसे वो छोटे भाई डर रहे थे कि वो हमें डांटेगा, हम ताला तोड़ेंगे उसके घर का। तो एक फ्रेंड है इसका भाई का, उसको इन्होंने कॉल की, वो भी गया जाके ताला तोड़ो या पूछ पता करो भाई कहाँ है। तो वो लड़का आया, स्टेप ब्रदर्स आए, और भी कुछ इनके फ्रेंड्स जमा हुए हैं। इन लोगों ने पुलिस को 15 के पे कॉल करी और ताला तोड़ा। अच्छा, ठीक है। अंदर भाई सहन में मिला इनको। ये जो उसका लाउंज का एरिया था, वो अंदर उसके अंदर ही। अच्छा। उसको कत्ल करके बाहर से ताला लगा के चले गए थे वो। ओए ओए। और अनफॉर्चुनेटली उसका पूरा घर खून था, वो दीवारों पे, टेबल पे, उसका डाइनिंग एरिया, रूम, वो पूरा खून था। उसकी बॉडी डिकम्पोज हो चुकी थी। 2 दिन में इतनी ज़्यादा डिकम्पोजिशन वैसे होती नहीं है, नवंबर क्योंकि हैदराबाद ठंडा होता है, तो वहाँ पे फिर भी उसकी इतनी डिकम्पोजिशन भी हो गई थी। उसके घर से वहाँ तोड़-फोड़ की चीज़ें भी थी, शीशे टूटे हुए और इस तरह से। हो सकता है वो अपने आप को बचाने के लिए भाग दौड़ कर रहा होगा, वायलेंस करके उसको किसी ने मारा। और देन उसके जो घर से एसेट्स थे जो भी, वो सब चोरी हो चुके थे। उसका लैपटॉप, मोबाइल, ज्वेलरी, सब कुछ जो भी एसेट थे। एक मोबाइल उसका छोड़ दिया था उन्होंने। अच्छा। और बाकी सब चीज़ें उसकी वो लेके चले गए थे। कैश था, वो भी लेके चले गए थे सब। अच्छा, उस वक्त तक तुम लोगों को, उस वक्त तक बिल्कुल भी नहीं पता था कि अगर हुआ क्या? मतलब तुम लोगों को हवा में था कि कोई मर्डर हो गया भाई का, किसने किया, कुछ नहीं पता था? नहीं, कुछ भी। हमें उस टाइम तो बिल्कुल भी शक नहीं था कौन है, भाभी को बताया था उस वक्त, तो भाभी का रिएक्शन क्या था? यहाँ से कहानी कभी खुलेगी, अपने आप को कितना बचाने की कोशिश ही होगी। और सबसे बैड लक देखे, 3-4 दिन तक माँ को, बहन भाइयों को कुछ पता ही नहीं चला। बाहर से ताला लगा के उसकी लाश को अंदर ही छोड़ दिया गया। और इससे ज़्यादा क्या दुख हो सकता है इस वक्त। और इस वक्त मैं एक ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। जब ब्रेक से आती हूँ तो मैं चलती हूँ उस औरत की तरफ जो एक बीवी भी है, एक बेटी भी है, एक माँ भी है, एक बहन भी है, लेकिन उसका किरदार सबसे गंदा किरदार था, क्योंकि उसने सारे रिश्तों को यहाँ पामाल कर दिया। मिलते हैं एक ब्रेक के। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ आपके सामने। थोड़ा वहाँ से चलते हैं कि जब ये वहाँ पहुँचे हैं सलमान, जब तुम्हें माँ का दिल तो कहते हैं ना बेचैन है, वो तो तुम तमाम के लिए, वो अपने एक बेटे के लिए बेचैन नहीं होगा, तुम्हारे लिए भी ऐसे होगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मैं मुझे मुँह में खाक। मेरी माँ भी ऐसी है, उनके 5 बच्चे हैं, लेकिन उनके बच्चों को कुछ भी होता है ना, वो फ़ौरन बेचैन हो जाती है। माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ होती है, माँ के लिए सारे बच्चे प्यारे हैं। तो माँ की बेचैनी थी कि ताला तोड़ दो। ठीक है। अम्मी ने बहुत बार कांटेक्ट करने की कोशिश की भाई से, और कांटेक्ट हो नहीं पा रहा था। और अम्मी बार बार सबको ये कह रही थी कि ऐसा कभी करता नहीं है, और सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहने वाला, व्हाट्सएप पे भी एक्टिव रहने वाला, वो इस तरह से करता नहीं है कभी। इस बार ऐसा क्या हो गया है?
तो हम अलग अलग ज़रिए से अम्मी को मुतमईन करने की कोशिश कर रहे थे कि हो सकता है फ़ोन की बैटरी डाउन हो सकता है सोशल मीडिया का नेटवर्क ना हो सकता है कि सिम के सिग्नल ना हो, कुछ भी हो सकता है, आप परेशान ना हो, आ जाएगा भाई। और जब मैंने छोटे भाई को भेजा है भाई के घर पे, तो उसने भी ये कहा कि यार बाहर से ताला लगा हुआ है, और जहाँ हमने पड़ोस में पूछा, 3-4 दिन से कोई किसी से पूछा तो वो कह रहे हैं कि 3-4 दिन से घर पे कोई नहीं, फैमिली गई हुई है। तो उसके बाद एक होता है अंदर से एक फीलिंग आती है। मैंने भाइयों को कहा कि यार एक काम करो, तुम घर का ताला तोड़ो, ठीक है, घर का ताला तोड़ो। मैंने दोस्तों से पूछा है, भाई के ऑफिस में पूछा है, इवन भाभी की फैमिली से पूछा है। अच्छा, भाभी ने भी यही बोला? मुझे नहीं पता। आपको जी, वो सबसे उन्होंने बताया आपको कि कॉल नाटक बकौल आपने कहा ड्रामा, हम लोग कहते हैं ना ड्रामा जो हम देखते हैं वो ड्रामे भी क्या ड्रामे होंगे जो पर्सनल जिंदगी में ऐसे लोग ड्रामे कर लेते हैं। तो अम्मी की तरफ चलते हैं। मैं बहुत देर से आंटी जी की बिल्कुल आवाज़ सुनाना नहीं चाह रही थी, पर माँ है ना बेसाख्ता बोल पड़ी है। अम्मी आप बताएं, आपके दिल को क्या हो रहा था जब आपका बेटा नहीं मिल रहा था? बेटा नहीं मिला, बहुत परेशान हो गई, बहुत परेशान हो, बहुत परेशान हुई। सलमान का तुम्हारा कहना मानते हैं, छोटे भाई उसको कहो ताला तोड़ दे। इसी ने कहा, उसी ने कहा हम तोड़ते नहीं है, पार्स डांटेगा। हाँ। इसने कहा मैं बोल रहा हूँ ताला तोड़ दो। फिर इसी ने फ़ोन किया, डॉक्टर आया, पुलिस आई, ताला तोड़ा। जब ये पहुंचा था ना, ये उसको देख के बेहोश हो गए। तो इसने उठाया था भाई को, भाई का सर उठाया था, फिर बेहोश हो गए। बच्चा पैदा करना दुखी होता, जवान करना बहुत दुखी होता। नहीं उठा सकती माँ, ऐसे मर जाना, मरण तो राह जानी है, मुझे भी जाना है, ऐसा नहीं। लोगों ने मार दिया मेरा। आपको नहीं आइडिया था सलमान, जब आपने अपने भाई को देखा, आपने अपनी ड्रामेबाज भाभी को फिर फ़ोन किया होगा, बताया होगा? मैं कराची में मौजूद था। मैंने पहले भाभी के वालिद को फ़ोन किया, उनका नंबर लग नहीं रहा था। फिर उनके किसी भाई का नंबर लग गया, 7-8 भाई हैं, आई डोंट नो किसका नंबर लगा था उस टाइम पे। लेकिन उसने ये कहा कि हमें तो ये बता के गया है कि वो तुम डायरेक्ट कराची है। 5 नवंबर को भाभी को उन्होंने, मतलब भाई ने छोड़ा, सॉरी 2 नवंबर को भाभी को वहाँ पे छोड़ा है, और वहाँ से भाई वापस हैदराबाद के लिए निकले। और 2 नवंबर टिल 8 नवंबर भाभी ने कोई कांटेक्ट नहीं किया उनसे। एंड ऑफ द स्टोरी वो कह रही है कि मुझे तो ये बोल के गया मैं कराची जा रहा हूँ, तुम्हारे पास नहीं है अभी तक। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा दिल बैठ गया। और भाभी ने 5 दिन पूछा ही नहीं, पूछा था कि मेरा मियाँ किधर है, क्योंकि भाभी की तो प्लानिंग थी, भाभी ने तो मरवाया था। भाभी ने 4 तारीख को, और सॉरी 5 तारीख को भाई से लास्ट टाइम बात की थी, और ये कंफर्म करने के लिए घर में अकेला है कि नहीं है। अच्छा जी। और इस चीज़ में ये कहानी कब खुली? जब आप लोगों ने, पुलिस आई, पुलिस ने देखा, सब कुछ हो गया, आप लोगों ने FIR भी कटाई होगी, हैदराबाद में भाग दौड़ कर रहे होंगे, क्योंकि उस वक्त तो पता ही नहीं था ना कि हुआ क्या है। असल में ऐसा है कि जब मैं यहाँ से निकला हूँ, भाई ने मुझे कहा अंदर से मुझे स्मेल आ रही है अजीब की, मतलब मैं उनको, छोटे भाइयों को भी ये तसल्ली दे रहा हूँ कि यार हो सकता है घर में कचरा हो, 5 दिन से घर बंद है, तो ऐसी कोई बात नहीं होगी, अल्लाह रहम करेगा, मैं आ रहा हूँ यहाँ से। अब मैं यहाँ से निकला हूँ तो पहले मैंने डॉक्टर को कॉल किया, एक दोस्त है मेरा डॉक्टर, उनको मैंने कहा कि यार मैं पहुँचूँ वहाँ पे, पहले आप पहुँच जाओगे, अल्लाह रहम करे, कमज़ोरी है, कोई BP लो हो गया हो, कुछ भी हो गया, आप पहले पहुँचो। अभी तक तो किसी को कंफर्म नहीं था कि घर में क्या है, ताले के पीछे क्या है, ये सब चीज़ें। और जब मैं रास्ते में था तो भी मैंने डॉक्टर को बताया कि एम्बुलेंस साथ लेके जाना, कि ज़रूरत पड़ सकती है किसी चीज़ की। एम्बुलेंस और डॉक्टर वहाँ पे पहुँचे हैं, भाई ने 15 पे फ़ोन कर दिया था, वो वहाँ पे पहुँच गए थे, मीडिया वाले पहुँच गए थे, तमाम सिंधी चैनल्स वहाँ पर पहुँच गए थे बाबा का नाम सुनकर। और उस टाइम पे जब मैं नूरियाबाद में था, ऑलमोस्ट ट्रेवल में था, रास्ते में मुझे डॉक्टर की कॉल आई कि यार भाई इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह माफ़ करे, पूरी दुनिया उलट गई। और मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आ रही थी, जब करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने भाई का लाशा उठाया था, तो नबी के फर्जंद हज़रत अली के बेटे ने भी कहा था कि मेरी कमर टूट गई है। तो हमारी क्या औकात है, हम पाँव की धूल बराबर भी नहीं है। और ये अजियत भी हमारे हिस्से में, हमारे नसीब में लिखनी थी अल्लाह ने, तो वो अजियत थी। मैं जब वहाँ पे पहुँचा हूँ तो 150 से 200 लोग जो थे भाई के घर के दरवाजे के बाहर खड़े थे, एक मजमा लगा हुआ, तमाशा लगा हुआ था, मुझे रोक रहे थे तमाम लोग। अच्छा, तुम्हारे जाने से पहले तुम तक खबर आ चुकी थी कि भाई का मर्डर हो चुका है? तुम्हें रास्ते में ही पता चल गया था? डॉक्टर ने, इसने यकीन नहीं किया क्योंकि अपनी आंखों से देखा नहीं था। फिर तुम जब वहाँ पहुँचे हो, तुमने अपनी आंखों से ये सारा मंजर देखा, कितना टाइम लगा तुमको दोबारा? 2 दिन 3 दिन दोबारा से जहन को दोबारा हाजिर करते हुए? FIR कटाई होगी उनके, तुम भी चाहते होगे उनके कातिल तुम तक पहुंचे, क्योंकि उस वक्त तो ये था ना कातिल कोई और है जी, कोई दुश्मन होगा, कोई सरकारी नौकरी, ये हो सकता है कोई आपस नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमें बिल्कुल भाई
पूरी ज़िंदगी साथ गुजारी है, बिल्कुल हमें इतना अंदाज़ा था कि वो लड़ने वाले नहीं हैं। किसी बंदे से दुश्मनी नहीं। अगर मेरी भी किसी से लड़ाई होती थी तो भाई फैसला करता था। और बहुत जगहों पर, और कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं सुना कि भाई की इसके साथ शिकायत है, इसके साथ लड़ाई, इसके साथ दुश्मनी, आज तक नहीं सुना। बहुत मोहब्बत और लविंग टाइप के भाई थे। इन छोटी बातों में हम लड़ते भी थे ना कभी, तो वो उसकी ये नेचर होती थी कि वो बस एक दिन बहुत मुश्किल होता था उसके लिए, वो कुछ घंटे में आके खुद ही सॉरी करता था। कोई भी, हम इवन छोटी बहनें हैं, हम भी अक्सर रिमोट पे लड़ते थे, स्पेस पे लड़ते थे घर में, छोटी छोटी चीज़ों पे, तो फिर वो थोड़ी देर में आके खुद ही मना लेता था। उसकी ये नेचर थी। तो वो लड़ने वाला तो बंदा था ही नहीं, दुश्मन का तो सवाल ही नहीं था। हमें पता था उसका मर्डर हुआ है क्योंकि पूरे विजिबल साइंस जो थे वो मर्डर के थे। चोरी हुई थी, खून था सारा घर, और वायलेंस हुई हुई उसकी बॉडी थी, उसके सर पे चोट लगी हुई थी। अच्छा, पुलिस वालों का कह रहे हैं शुरू में किरदार अच्छा नहीं था, पहले आपके साथ कोई कोऑपरेट नहीं कुछ किया, भी नहीं सलमान किया। जब गुस्ल खाने के वक्त वहाँ पे पहुँचे हैं तो डीकम्पोजिशन और ब्लड की वजह से कपड़े जो हैं भाई की स्किन के साथ वो चिपक गए थे। स्वयं वाले दिन वो टिकटॉक्स बना रही थी, वो इतनी नॉर्मल थी। सांगड़ पुलिस ने पता कर लिया कि फाइनली मर्डर्स जो है वो इसका ससुर, इसकी बीवी पारस की, और उसका कज़न है इसरार शाह, और उसका भाई दीदार शाह, ये लोग हैं। जब भी उससे मिलती थी तो वो उसको कहती थी कि इसको मार दो, तो वो कहता था कि मैं इसको अकेले कैसे मारूंगा, ये काम मैं अकेले नहीं कर सकता। तो कहती थी मेरे भाई के साथ उसका झगड़ा चल रहा है, उसको भी वो बदनाम कर रहा है, तो तुम उसको भी मैं तुम्हारे साथ कर दूंगी, तुम दोनों मिलके उसको मार दो। दीदार बैठे ठोसा से लोण नारा हितांगा टेबल में मथो लगे तो रत निकतस उते शीशे टेबल पई पोयां वारी मुंह हई मास।